हेलो दोस्तों, क्या आपको भी एक जगह यूजीसी नेट के इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम वाले सॉल्व यूजीसी नेट सोशियोलॉजी बैक पेपर नहीं मिल रहे हैं? इसीलिए अलग से हम 10 इयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली सोशियोलॉजी के प्रीवियस 10 इयर्स के प्लेलिस्ट होगी, जहाँ पर आप जाके सारा सॉल्व 10 इयर्स बैक पेपर रिवाइज कर सकते हैं। और इसी में आने वाले जो यूजीसी नेट के पेपर होंगे वो भी इसी में ही ऐड होते रहेंगे। अगर आपका कोई पेपर मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल साइन को भी क्लिक कर लेता हूँ। मैंने पहली बार में ही यूजीसी नेट क्रैक किया है, और वो भी मास्टर डिग्री के दौरान। तो जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करते रहूँगा। ये हमारा पार्ट 2 सोशियोलॉजी। पेपर 1 भी मैं कराऊँगा, लेकिन पहले ये कर लेते हैं, फिर पेपर 1 कर लेंगे। और थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि हमारा टाइम कम लगे और रिवीजन ज़्यादा हो। बाद में कोई आपको टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, और बाकी उसका बाद में क्लियर कर लेंगे। और आगे से जो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट ऑफ रनवे वर्ल्ड। अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। कभी भी जो मेरा तरीका है, वैसे आपका अपना तरीका हो सकता है, मेरा तरीका यह है कि कीवर्ड के साथ पढ़ें, अपने प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर रिवाइज करें, और ऐसा कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको देख लें एक बार, लेकिन उसको कंसेप्ट को अपने जहन में गलत तरीके से ना डालें, क्योंकि फिर वही चीज़ की रिपीटिशन होती रहती है और फिर वो समझ में नहीं आता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने जब भी पढ़ें कीवर्ड के साथ पढ़ें, वो ज़्यादा मेमोराइज हो, ज़्यादा मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर, और जितना हो सकता है आपने जो अपने टॉपिक्स कर रखे हों सोशियोलॉजी के, वो रिवीजन करें बार बार। सोशियोलॉजी में वैसे भी ये थियोरटिकल सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से हमें और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप कीवर्ड के साथ करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ रनवे वर्ल्ड इज यूज्ड बाय एंथनी गिडेंस। रनवे वर्ल्ड का कभी भी कंसेप्ट आए तो वो एंथनी गिडेंस का, ये कीवर्ड है इनका। हिंदी में रनवे वर्ल्ड, एंथनी गिडेंस। थोड़ा फास्ट चलेंगे। इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री। आप इसमें कंसेप्चुअलाइज है। आप देखें तो इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा कंडीशन किसकी होती है? ये अपने वुमेंस की। तो बाकी तो ये तीन हो ही नहीं सकते, गो डाउन अनचेंज और हैज़ ग्रेजुअली राइजन। तो यही बस इसमें पूछा गया है। आधुनिक औद्योगिकीकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की परिस्थिति कैसी रही? क्रमशः ऊपर उठी है। Who is of the view that incest taboo enable the relationship with wider society? C. Lewis Strauss। ये incest taboo का जब भी कीवर्ड आए तो यही C. Lewis Strauss में लगाएं आप। किसका विचार है कि आगमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है? तो C. Lewis Strauss। फास्ट करेंगे थोड़ा, जिससे कि हमारा जल्दी रिवीजन हो। अकॉर्डिंग टू गॉफमैन, when passer by glance at once another quickly and then look away again, it is called civil inattention। यानी कि गॉफमैन का सिविल इनटेंशन के साथ आप रिलेट कर लीजिए कीवर्ड। वैसे गॉफमैन का ज़्यादातर कंसेप्ट ड्रामाटर्जी पर है, तो वैसे ही इनका सिविल अटेंशन पर भी है। और भी कंसेप्ट हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लेंगे इस चीज़ पे डिस्कस हर एक कंसेप्ट में। गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नज़र डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं तो इसे कहा जाता है नागरिक उपेक्षा करना।
हु इज रिगार्डेड एज अ लीडिंग स्कॉलर ऑफ सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी? क्लिफर्ड गिब्स। हिंदी में भी देख लेते हैं। किसे सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है? तो क्लिफर्ड गिब्स। मीड डिलिनिएट्स three stages in which concept of self arise develops: the stage of immediate act, play stage and game stage। इनके तीन ही कंसेप्ट हैं। ये हर्बर्ट मीड का है, तो इसका ध्यान रखें। G.H. मीड। मीड तीन अवस्थाओं का वर्णन करते हैं जिसमें स्व की अवधारणा पैदा होती है, उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया अवस्था, क्रिया और खेल अवस्था, ये की वर्ड्स हैं मीड के। Primary philosophical assumption in null hypothesis is social science research is को क्या कहते हैं? falsifiability। हिंदी में अभी देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणीय प्राकल्पना में प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा गलत होने होके है। Transformation of time in modern society in the form of timelessness was emphasized by which scholar? मैनुअल कास्टर। ऐसे मैं आपको बता दूं, ये जो भी टिके हुए हैं आंसर, ये उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से हैं। आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया है? तो ये मैनुअल कास्टर। आर के मटन मैनिफेस्ट फंक्शन आर इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। आर के मटन का आपने पता ही होगा, उनका दो कंसेप्ट है, मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन। तो जो मैनिफेस्ट फंक्शंस हैं वो इंटेंडेड और ये रिकॉग्नाइज्ड होता है, जिसको हम देख सकते हैं। अभिप्रेरित और स्वीकृत। आर के मटन के अनुसार प्रकट प्रकार है अभिप्रेरित, स्वीकृत। Malinowski's function is often termed as individualistic functionalism। तो इन्होंने मालुनस्की जो फंक्शनलिज्म वो उस पर काम किया है, इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म। अच्छा, जो मेरा एक्सेंट है और थोड़ा वैसा भाषा शैली जो उच्चारण है उसके लिए मुझे माफ़ करना। साइमल्टेनियसली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। मालिनोव्स्की के प्रकारवाद को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यक्तिवादी प्रकारवाद। ये मालिनोव्स्की का कंसेप्ट है। रेडक्लिफ ब्राउन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल रिलेशन। बाकी उन्होंने हर चीज़ पे डिस्टिंग्विश किया है, सोशल सिस्टम हो चाहे सोशल कन्फ्लिक्शनल रिलेशन पे काम नहीं किया उन्होंने। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और सामाजिक संबंध में अंतर नहीं किया, बाकी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक संघर्ष इस पे किया है। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑयल सीड, ये तो पता ही होगा वैसे, ये तो सिंपल है क्वेश्चन। पीत क्रांति तिलहन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसस टाउन? तो इसमें ये म्यूनसिपालिटी, कॉरपोरेशन और नोटिफाइड टाउन का नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5,000, 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर, ये तो ऑब्वियस है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर, ये जनगणना में नहीं लेते हैं इसको। न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या हो 75% पुरुष गैर कृषि व्यवसाय में कार्य कर रहे हो और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया? तो ये पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहरीकरण सबसे कम हुआ? तो हिमाचल प्रदेश। During which decade increase in total urban population was more than the total increase in rural population? वो 2011 है। किस दशक में भारत की ग्रामीण जनसंख्या कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या कुल वृद्धि अधिक हुई? तो 2001-2011। Who was given the graphic count of miserable situation of unmarried individual in the most primitive society? तो ये सी लेविस स्ट्रॉस ने बताया है मिजरेबल कंडीशन के आदि समाजों में, तो उनकी अविवाहित जो व्यक्ति थे उनकी कैसी स्थिति, दयनीय स्थिति आदिम समाजों में, तो सी लेविस स्ट्रॉस इसका आंसर है। Who said social structure as a complex of principal group and institution which constitute societies?
तो एम गिन्सबर्ग, हिंदी में भी देख लो। किसने कहा सामाजिक संरचना प्रमुख समूह और संस्थानों का सम्मिश्रित है जो समाजों का निर्माण करते हैं। यानी कि समूहों और संस्थानों से मिले के सामाजिक संरचना बनती है, समूह और संस्थानों को मिला के। द स्टडी ऑफ पीपल यूजिंग पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन एंड फेस टू फेस इंटरव्यू इज कॉल्ड इथनोग्राफी। सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है नृजाति विज्ञान। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या यूज किया है, कंपैरेटिव मेथड। दुर्खिम के अनुसार प्रत्यक्ष प्रयोग क्या है, तुलनात्मक विधि है। हिस्टोरिकल अप्रोच किसने यूज किया, सी राइट मिल ने। हु यूज हिस्टोरिकल अप्रोच इन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, तो सी राइट मिल। यही इसमें भी दिया है कि समाजशास्त्री विश्लेषण में ऐतिहासिक समागम का प्रयोग किया है किसने, सी राइट मिल ने। हु यूज रिफ्लेक्सिव क्रिटिक इन हिज एंगेजमेंट विद कैंटियन फिलॉसफी, तो हीगल ने यूज किया है इसका रिफ्लेक्सिव क्रिटिक। किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है, तो हीगल ने। Who has systematically undertaken the influence of politics on science in his study of sociology of science, तो आर के मटन ने यूज किया है किसका इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स का किस पे, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पे। विज्ञान के समाजशास्त्र में अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति का प्रभाव के विषय में सुव्यवस्थित रूप से लिया है, तो आर के मटन। Who was first to use word falsifiability in the context of social science, सबसे पहले falsifiability का यूज किसने किया, कार्ल पॉपर ने। समाज के संदर्भ में किसने falsifiability शब्द का सर्वप्रथम, कार्ल पॉपर। falsifiability कार्ल पॉपर, ध्यान रखें, falsifiability कार्ल पॉपर। hermeneutics project is database related to realism and anti-realism, hermeneutics प्रोजेक्ट का हम किससे रिलेट करते हैं, रियलिज्म और एंटी रियलिज्म का के साथ। वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य किससे संबंधित है, यथार्थवाद विरोधी से भी। Which term was used by Kuhn to state the science at any time, any given time is being dominated by specific paradigm, किसी भी जो प्रतिमान होते हैं वो किस पे प्रभाव डालते हैं, कून ने शब्द के द्वारा बताया किसी भी दिए गए समय विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है, किसका, पैराडाइम यानी प्रतिमान का, विज्ञान पर इसका प्रभाव होता है। डॉक्टोरल थीसिस ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, ये तो आसान है, प्रॉब्लम ऑफ रूबी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। रट लें, ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी पेपर्स में आता ही है। डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टरी शोध प्रबंधन का शीर्षक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अमंग दी फॉलोइंग विच बुक इज नॉट रिटन बाई M.N. श्रीनिवासन, तो बाकी ये इंडियाज विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज, लेकिन इंडिया चेंजिंग विलेज यानी चेंजिंग विलेज वाला जो है ये M.N. श्रीनिवासन ने नहीं लिखी है बुक। लेकिन में से कौन सी पुस्तक M.N. श्रीनिवासन द्वारा नहीं लिखी गई है, वही है इंडिया चेंजिंग विलेज, नहीं है, बाकी ये सब है। Who said tribal should be assimilated into हिंदू कास्ट, मतलब एसिमिलेशन की बात कौन करते हैं ट्राइबल का हिंदू के साथ, तो वो GS कुर्रे जी हैं। आप मतलब आपको कीवर्ड बनाते रहना है कुछ ना कुछ, जिससे कि आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहे। किसने कहा कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए, तो GS कुर्रे ने। Who was the author of युगांता, द एंड ऑफ एन एपोक, ये तो बताइए इरावती कर्वे, इनके लिए उनको अवार्ड भी मिला था, इरावती कर्वे। युगांत द एंड ऑफ एन एपोक के लेखक कौन है, इरावती कर्वे। Who was the first one to use material in his comparative study of different culture, तो हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, मैंने कंपैरेटिव स्टडी किस में की थी, डिफरेंट कल्चर के लिए, हर्बर्ट स्पेंसर। ये ध्यान रखें, दो कीवर्ड हो गए ना, कंपैरेटिव स्टडी इन डिफरेंट कल्चर। भिन्न संस्कृतियों में अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम व्यक्तिगत सामग्री का प्रयोग किया, तो हर्बर्ट स्पेंसर। सैंपल विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम सैंपल।
जिसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस हो, रिलायबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसे ऑप्टिमम सैंपल बोलते हैं। दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता, लचीलेपन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले प्रतिदर्श को कहा जाता है श्रेष्ठ प्रतिदर्श। Depresentization essentially mean a sinking size of present practice on small producer from the land। इसे कहते हैं depresentization, मतलब किसी भी पीजेंट के या किसी भी किसान का या उसका क्षेत्रफल कम होता है खेत का, तो उसे कहते हैं अकृषकीकरण। कृषकों के का मूल क्या अकृषकीकरण का मूल अर्थ है कृषकों के पेशे या भूमि के लघु उत्पादक के आकार में संकुचन, यानी उसका कम होना। Who from among the following does see the relationship between the various strata in stratified society as one of the cooperation interdependence? तो कौन देखता है रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉपरेशन इंटरडिपेंडेंस इन स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी? तो वो फंक्शनलिस्ट देखते हैं। सहयोग तथा अंतर निर्भरता के रूप में निम्नलिखित में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? तो वो प्रकारवादी। Which one of the following incident prompted विनोबा भावे टू इनिशिएट भूदान मूवमेंट? तो वो नालगोंडा इंसिडेंट से उन्होंने अपना भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था, उससे प्रेरित होकर। भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्न में से किस घटना से प्रेरित किया? तो वो नालगोंडा घटना। Who among the following started the self respect movement in तमिलनाडु? तो ईवी रामास्वामी नायकर। ये याद रखना, ये ज़्यादातर क्वेश्चन इवन IAS में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तमिलनाडु में किसने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की है? तो ईवी रामास्वामी नायकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद मॉडर्नाइजेशन? तो जो नेगेटिवली कोरिलेट करता है किसे मॉडर्नाइजेशन, वो रिलीजियसिटी, मतलब आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से निम्नलिखित से कौन तत्व संबंधित है नकारात्मक रूप में? वो धार्मिकता। इन विच स्टेट चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड? तो इजी है वैसे भी, बिहार आसान है। किस राज्य में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया? बिहार में। Who has used the term serendipity in sociology research? तो वो R.K. मार्टन ने किया है, यानी आकस्मिकता। समाजशास्त्री सोच में आकस्मिकता सेरेंडिपिटी शब्द का प्रयोग किसने किया है? वो R.K. मार्टन ने। कल्चर ऑफ रिलेटेडनेस बाय जेनेट कार्सन। तो इसमें देखो तीन चीज़ें हमें मिल रही हैं कीवर्ड। कल्चर ऑफ रिलेटेडनेस बाय जेनेट कार्सन, कहाँ पर? लंकावी आइलैंडर। उन्होंने कहाँ स्टडी की थी? लंकावी आइलैंडर्स पे। किसने? जेनेट कास्टर ने। कल्चर ऑफ रिलेटेडनेस जेनेट कास्टर द्वारा संबंधता की संस्कृति का अध्ययन कहाँ किया? लंकावी आइलैंडर्स पे। प्रैक्टिस ऑफ टेक्नोनॉमी इज फाउंडेड अमंग खासीस। ये टेक्नोनॉमी कहाँ पाई जाती है? खासीस में। वो जो कहाँ पर है? मेघालय में। गारो खासी जनतिया है ना, वहाँ पर। संवेदन या टेक्नोनॉमी का निषेध व्यवहार निम्नलिखित में पाया जाता है? खासी में। जेमिनल सेक्स रेशियो इन इंडिया वॉज नोटिस एज अ सेरेंडिपिटी इन इंडियन सेंसस एनालिसिस व्हेन? जब लिटरेसी वॉज रीडिफाइंड, लिटरेसी रेट वॉज रीडिफाइंड, जब लिटरेसी रेट को रीडिफाइन किया जाता है। और सेक्स रेशियो बाय एज वॉज एनालाइज्ड, जब सेक्स रेशियो भी एनालाइज किया जाता है। लेकिन ये विडो वाला और ये दो नहीं है, इसलिए वो भी आंसर। भारत बाल लिंगानुपात भारतीय जनगणना विश्लेषण में अनायास रूप से तब देखा गया है जब ये A&B साक्षरता दर के पुनर्वासित किया जाता है या आयु के अनुसार लिंगानुपात का विश्लेषण किया जाता है। चूज टू प्राइमरी कॉजेज ऑफ फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड मैनी अदर स्टडीज इन इंडिया। तो इसका क्या कारण है? एक तो चाइल्डलेसनेस है और इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वायलेंस। ये वाले इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और हाई लेवल ऑफ ये नहीं होता एजुकेशन। भारत में NHFS सर्वेक्षणों और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के दो मुख्य कारणों का चयन करें, तो वो निसंतानता है और हिंसा का अंतर पीढ़ी संरक्षण। जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी आर एट्रिब्यूटेड टू
masochism, and penis envy among females. This view is held by which of the following scholar? तो जे लंकन, जे क्रिस्टीवा, जे मिशेल, बट बी मिशेल नहीं है। तो समाज में लैंगिक असमानता स्वपीड़न रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित किस विद्वान का है? वो है इन तीनों का, जे लंका, जे क्रिस्टीवा, जे मिशेल। The main work of Karl Marx is C and E only, यानी कि Grundrisse and a contribution to critique of political economy। बाकी ये नहीं है, डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट, पावर रेडिकल व्यूज एंड क्लास एंड कास्ट कंट्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बाकी C and E इज द आंसर। कार्ल मार्क्स की मुख्य कृति थी, ये देख लीजिए आप, वैसे तो ऊपर पढ़ ही लिया है। Which of the following are element of induction? वो है suggesting a regular association between two or more variables। ये derived from series of empirical observation। जब भी हम empirical observation कुछ भी derive करते हैं तो वो भी induction का ही element होता है। बाकी ये तीन ही है, जनरल वाला है, starting point है, फाइनल conclusion है, ये सब नहीं आता induction में। निम्नलिखित में प्रेरणा इंडक्शन के तत्व कौन से हैं? तो वो हैं दो या दो से अधिक चरों के बीच में नियत साचार का सुझाव देना और अनुभूतपूर्व परक प्रेक्षणों की श्रृंखला में व्युत्पन्न। Who among the following have used comparative method in their studies? तो इमाइल दुर्खाइम भी यूज़ करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन भी, मैक्स वेबर भी यूज़ करते हैं। मैक्स वेबर ने रिलीजन में भी उन्होंने किया है और इन्होंने भी, इमाइल दुर्खाइम ने भी किया है, लेकिन मेलविनोव्स्की ने नहीं किया है, इसका ध्यान रखें। रेडक्लिफ ब्राउन ये मिलकर मैंने कृष्ण ने अपने दोनों तुलनात्मक विधि का, तो वही है इमाइल दुर्खाइम, रेडक्लिफ ब्राउन और मैक्स वेबर, ACD। फिर डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं? तो कोडिंग, एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन, वो पूछ रहे हैं डेटा एनालिसिस। बाकी तो ये यूज़ होते ही हैं रिसर्च में, डेटा कलेक्शन और ऑब्जर्वेशन, लेकिन खासकर डेटा एनालिसिस के लिए कोडिंग, एडिटिंग एंड क्लास। लेकिन इसमें कौन से तत्व आंकड़े विश्लेषण में इसके संबंधित होते हैं? कोडिंग, संपादन और वर्गीकरण, इसका ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू टी शानिन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट सोसाइटी? टी शानिन के अकॉर्डिंग क्या हैं पीजेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स? तो वो हैं फैमिली लेबर, एग्रीकल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ और अंडरडॉग पोजीशन, यानी कि उनकी पोजीशन सही नहीं होती, एग्रीकल्चर वाली वे ऑफ लाइफ होती है और फैमिली लेबर होता है। बाकी प्रोडक्शन और मार्केट इनसे तो कोई रिलेशन है ही नहीं, कार्बन मीन्स। इसका भी टी शानिन के अनुसार कृषक समाजों का क्या है विशेषताएं? तो पारिवारिक समाज है, जीवन पद्धति में रूप के किसी कमजोर स्थिति होती है उनकी। तो ये तो वैसे कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कौन कौन सा रिलेशन है? 275, 330 एंड 340, 16 और 140 है। ये तो CAG के लिए है, ये SC/ST से रिलेशन नहीं है इसका, इन दोनों का। हिंदी में भी देख लो कि अनुसूचित जनजाति पर कौन कौन से आर्टिकल लागू होते हैं। तो 340, 275, 330, बाकी 16 और 148 नहीं काम करते हैं उनके लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1970, सोशियोलॉजिकल एंड सोशियो anthropological study have shown deep concern for which of the following three development in India। तो 1970 से पहले का क्या रिलेशन रहा है सोशियल एंथ्रोपोलॉजी का? तो कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल। हिंदी में देख, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1970 तक समाज शास्त्री और सामाजिक नृविज्ञान अध्ययनों ने निम्नलिखित में से किन तीन विकासों पर गहरी चिंता व्यक्त किया? तो वो है संस्कृति, फिर उसके बाद आर्थिक और सामाजिक, और लैंगिक पे और पर्यावरण पे नहीं फोकस किया था। ये 1970 के बाद हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स डिड नॉट फ्यूडल स्टेट ऑफ मिडिवल यूरोप हैव? तो मिडिवल यूरोप में किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका? फ्यूडल का। कहाँ पर? यूरोप, मिडिवल यूरोप में। तो वो उनके पास स्टेटस था और उसके बाद पॉलिटिकल ग्रुप थे वो, और उसके बाद है डिवीज़न ऑफ लेबर था, उनके यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर था, पॉलिटिकल ग्रुप थे, स्टेटस था, लेकिन
ये नहीं था। सर्फडम वॉज डिक्रीजिंग एंड सर्फडम हैड एबिलिटी टू अपील फॉर जस्टिस। हिंदी में देखिए मध्यकालीन यूरोप में सामान्य जागीरों की क्या विशेषताएं थी, तो हैसियत थी, राजनीतिक समूह थे और बाकी श्रम विभाजन था, लेकिन दास न्याय और दास प्रथा वाला नहीं था। Which two of the following condition are must for urban agglomeration है ए एंड सी, मतलब 20 या से ज़्यादा होने चाहिए पर्सनस और स्टेचुटरी टाउन होना चाहिए। सेंसस टाउन, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हिंदी में नगरीय अर्बन एग्लोमरेशन के लिए में से कौन सी दो स्थितियाँ अनिवार्य हैं? वो है एक तो सामुदायिक नगर हो और सभी संगठनों में 20 या अथवा या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 103 विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर बिगेस्ट डैम इन इंडिया? भाखड़ा नागल डैम, तेरी डैम। हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन से दो बांध भारत के सबसे विशाल बांध हैं? वो भाखड़ा एंड टेहरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे अर्थ डे एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आर सेलिब्रेटेड? तो इनमें से ढूंढना है। तो अर्थ डे ये तो पता ही होगा आपको, अप्रैल 22 अप्रैल को पड़ता है, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को पड़ता है। तो ये आसान है, ये भी क्वेश्चन जीके का है। इसमें प्रति दिवस विश्व पर्यावरण दिवस को कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल और 5 जून, हिंदी में भी देख लीजिए वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर ऑथर्ड और को ऑथर्ड बाई स्टैनली कोहेन? तो स्टैनली कोहेन ने क्या क्या लिखा है? तो फॉक डेविल एंड मोरल पैनिक्स, क्रिएशन ऑफ मोड एंड रॉकर्स, ये स्टैनली कोहन का है। फिर विजन ऑफ सोशल कंट्रोल और मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़, ये सब इन्हीं का, यानी न्यूज़ वाला, सोशल कंट्रोल वाला और मोरल पैनिक्स, ये कीवर्ड बना लीजिए, उस हिसाब से अपना देख लेना। अब फ्रंटियर आइडेंटिटी नहीं है और अर्बन क्वेश्चन नहीं है। स्टैनली कोहन का क्या था? ये मोरल पैनिक्स और सोशल कंट्रोल और मैन्युफैक्चर ऑफ द न्यूज़, ये स्टैनली कोहन का। पिलर ऑफ रिवोल्यूशन क्या चीज़ है? प्लेयर ऑफ रिवोल्यूशन मिशियो काकू इन हिज 3 प्लेयर ऑफ रिवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बारे में बात करते हैं इसमें? तो वो है क्वांटम रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं और बायोमोलिकुलर रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बाकी सिलिकॉन के बारे में बात नहीं करते और ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में नहीं करते। वो भी पता ही होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन तो MS स्वामीनाथन ने इंडिया के अंदर। बाकी सिलिकॉन वाला नहीं है, क्वांटम है, कंप्यूटर है, बायोमोलिकुलर है। मिशियो का 3 प्लेयर ऑफ रिवोल्यूशन है मिशियो काकू ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताते हैं? तो क्वांटम क्रांति, कंप्यूटर क्रांति और जैव आणविक क्रांति। अकॉर्डिंग टू आर के मर्टन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इथोस ऑफ साइंस? तो ये ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, उसके बाद यूनिवर्सलिज्म और उसके बाद कम्युनलिज्म। ठीक है, इंटरेस्टेडनेस ये नहीं है, कॉग्निटिविज्म नहीं है। बाकी ये है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, यूनिवर्सलिज्म, कम्युनलिज्म। आप इसका ये नीचे वाला है गलत लगा दिया है जिसने भी लगा है, तो इसको हटा देते हैं हम। ये आंसर है इसका, ठीक है ना। 3 आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द विच फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स रिलेवेंट टू जेंडर टेस्ट? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोनल स्टेट और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी जेंडर टैग ऑक्यूपेशनल इंडेक्स नहीं होता। किसका है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स रिलेवेंट टू द जेंडर टेस्ट। ठीक है, तो ये 3, बाकी जेंडर टैग नहीं होता और ऑक्यूपेशनल नहीं होता। बाकी सेकेंडरी, हार्मोनल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हम लिखते हैं कौन से जैविक यौनिकता के निर्धारक हैं जो जेंडर परीक्षण में संगत हैं? यानी कि प्रजनन अंग,
फिर उसके बाद हार्मोनल, फिर उसके बाद गौड़ लैंगिक विशिष्टता, ये हिंदी वाला, बाकी दो वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो अनफ्री लेबर यानी प्री कैपिटलिस्ट वाला था, वो अनफ्री लेबर थे। उसके बाद फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर था, और सब्सिस्टेंस थी यानी कि अपने खाने कमाने लायक ही करते थे। कमोडिटी प्रोडक्शन ये नहीं था पहले। उसके बाद मैकेनाइजेशन नहीं था उस टाइम के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की विशेषता है, तो मुक्तिहीन श्रम, उसके बाद आर्थिक राजनीतिक शक्ति का समेकन, ये तो था ही, और फिर उसका जीवन निर्वाह करते थे बस, सरप्लस नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, तो सोशल मूवमेंट में कलेक्टिव बिहेवियर होता है। फिर इसके बाद ओरिएंटेड टूवर्ड्स गोल होता है, जब भी मूवमेंट करते हैं कोई ना कोई गोल होता है उनका। फिर इसके बाद और रेजिस्ट करते हैं चेंज लाने के लिए, ब्रिंग और रेजिस्ट चेंज, मतलब चेंज के लिए कोशिश करते हैं। बाकी एक कॉज ऑफ द मूवमेंट आर ऑलवेज रियल एंड नॉन, ये सब नहीं है। मूवमेंट ऑफ द कॉज बाई डेप्रिसिएशन ओनली, ये सब नहीं है। ये तीनों ऊपर वाले हैं। ABC, कौन सा सामाजिक आंदोलन की विशेषता है, तो एक सामाजिक व्यवहार है, लक्ष्योन्मुखी होता है, परिवर्तन ला सकता है या प्रतिरोध कर सकता है। बाकी आंदोलन के कारण हमेशा वास्तविक होते हैं, भले ही ज्ञात और अज्ञात हों, ये नहीं है। आंदोलन का केवल वचन के कारण होता है, ये सब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर है कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन एंड कल्चर रिप्रोडक्शन, एजुकेशन एंड कल्चर रिप्रोडक्शन, ये ध्यान रखना है, एजुकेशन एंड कल्चर। तो बस्टीन और ये पीवर्दो एंड बस्टीन ने ही एजुकेशन कल्चर रिप्रोडक्शन में काम किया है। बाकी जे लंकन ने नहीं किया, स्टीव ब्रूस ने नहीं किया, एस टर्नर ने नहीं किया। तो इसका आंसर है हमारा बस्टीन एंड एजुकेशन एंड कल्चर रिप्रोडक्शन, बस्टीन एंड पीवर्दो। इसको एजुकेशन एंड कल्चर रिप्रोडक्शन में किसने किया, वर्दो एंड बस्टीन। बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी। विच टू ऑफ द स्कॉलर आर नोन टू बी इन्फ्लुएंस बाई वर्क ऑफ द जे लंकन, तो कौन इन्फ्लुएंस हुआ है, ये जे क्रिस्टीवा और जे मिशेल। ठीक है, जे लंकन के द्वारा कौन हुआ है, जे क्रिस्टीवा, जे मिशेल, ये दो इनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, जे लंकन के द्वारा, जे क्रिस्टीवा, जे मिशेल, ये इन्फ्लुएंस हुए हैं। वर्क ऑफ पी वर्दोवर स्टेट नोबिलिटी एंड डिस्टिंक्शन, ये पी वर्दो की दो कंसेप्ट हैं जिस पे इन्होंने काम किया है, डिस्टिंक्शन एंड स्टेट नोबिलिटी। बाकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे नहीं किया, रूल एंड नेटवर्क पे नहीं किया, रेव एंड कुक्ड पे नहीं किया। इसमें भी हिंदी में पी वर्दो की रचनाएं थी कौन सी, ये तो एक तो डिस्टिंक्शन एंड द स्टेट नोबिलिटी। बाकी नेटवर्क ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी, रॉ एंड कुक्ड, ये नहीं है। डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस इन इंडिया रिलेटेड टू लिबरल लॉ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा किसकी वजह से होता है इंडिया में, तो वो है डॉरी, रेप एंड लिविंग इन रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड है। ऑनर किलिंग एंड डाइवोर्स से रिलेटेड नहीं। डोमेस्टिक सेक्सुअल वायलेंस इन इंडिया रिलेटेड टू लिबरल लॉ, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो डॉरी, रेप एंड लिविंग रिलेशनशिप, इसमें इन चीज़ों की बात होती है। ऑनर किलिंग एंड डाइवोर्स की नहीं है इसमें। भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा निम्न में से किसी संबंधित खुदा कानून से संबंध है, वो है दहेज, बलात्कार और सहजीवी परिवार। सिल्विया वॉल्वी इन हर बुक थ्योराइजिंग पैट्रियार्की टॉक ऑफ एलिमेंट ऑफ पैट्रियार्की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, उनका कौन सा नहीं है इसमें सिल्विया वेल्वी का। तो एक मिनट, इसको और ये डिलीटेड क्वेश्चन है तो इसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये उन्होंने इसका आंसर
नहीं दिया है, इनमें कुछ कन्फ्यूजन है। वुमेन इज लाइकली टू लेस, ये इसको छोड़ देते हैं फिलहाल अभी। वैसे आप देख लेना सिल्विया वॉल्वी के बारे में। उसके बाद ये आपको मिलान करना है, लेट एंड ग्रेट ट्रेडिशन, ये तो आपको पता ही होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। फिर पैरोकुलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, ये मैके मेरिट का है। फिर रूरल अर्बन कॉन्टिनम, ये एम एन श्रीनिवासन का है। और संस्कृताइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन, ये गलत है, ये गलत लगाया इन्होंने आंसर, जिसने भी लगाया। इसका देख लेना, क्योंकि जो ऑफिशियल उनकी आंसर की है उसमें यही दे रखा है, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जो एम एन श्रीनिवासन है वो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं, एम एन श्रीनिवासन भी। आगे बढ़ते हैं, 117 क्वेश्चन। यहाँ भी है पीटर वर्जर। पीटर वर्जर का है अपना इन्विटेशन ऑफ सोशियोलॉजी, टालकर पासन एंड स्मेल्सर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, टीवी बॉटोमोर, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, और आर के मटन सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये है आंसर। ये देख सकते हैं इनमें पी एल बर्गर, invitation to sociology, Talcott Parson and economy and society, TV Bottomore, classes in modern society, R.K. Mutton, social theory and social structure. ये फिर से यही है, रोजा हार्डमुट, विलियम शोरमैन, इनका क्या है, हाई स्पीड सोसाइटी, किर्क जॉनसन का है टेलीविज़न एंड सोशल चेंज इन रूरल इंडिया, और एरिक स्कॉल्सिर, इनका है फास्ट फूड नेशन, और डोना हार्वे का है सिमियांस, सीवॉर्क्स एंड वुमेन्स, रीइन्वेंशन ऑफ द नेचर, ये हिंदी में भी दिया गया है। रोजा हार्डमर्ट, विलियम हार्डमर्ट, हाई स्पीड सोसाइटी, क्रिक जॉनसन, टेलीविजन एंड सोशल चेंज, एरिक स्लोसर, द फास्ट फूड नेशन, जोना हार्वे, रीइन्वेंशन ऑफ द सोसाइटी। फिर उससे क्वेश्चन है केपलर का किससे रिलेटेड है, तो ये तो पता ही होगा, केपलर का प्लैनेटरी ऑर्बिट से, बॉयल्स का, ये पूरा साइंस का क्वेश्चन है, गैस लॉ से, डेस्कार्ट्स का, मैकेनिकल फिलॉसफी से, हार्वे का, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, ऐसे ये हिंदी में दिया गया है, वो भी कर लेना, थोड़ा फास्ट चलना है। केपलर का प्लेनरी, और पर्ल्स का गैस, डेकार्ट का मैकेनिकल, हार्वे का क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, वो देख लेना आप, ऐसे तो मैंने बता ही दिया आपको हिंदी में भी। फिर ए अग्रवाल है अपना इन्वायरमेंटलिटी, जेएम अशीसन, ये है कैप्चरिंग द कॉमन, ऐसे क्रेट्स, काउ किन एंड ग्लोबलाइजेशन, एफ बर्क्स सेक्रेड इकोलॉजी, ये इस तरीके से है। ऑस्कर लुइस, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये तो ज़्यादातर पता ही होगा। लुइस वर्थ, ये अर्बनिज्म से रिलेटेड है। जेनिस
पर्लमैन, ये मिथ ऑफ मार्जिनलिटी, जिनिस पर्लमैन, और डेविड हार्वे, राइट ऑफ द सिटी। ये भी थोड़ा ऑस्कर लेविस, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, लुइस वर्थ, अर्बनिज्म, जेनिस, मिथ ऑफ मार्जिनलिटी, डेविड हार्वे, राइट टू द सिटी। 122 क्वेश्चन है। फील्ड ऑब्जर्वेशन किसमें होता है? ये फील्ड ऑब्जर्वेशन होता है एम्पेरिकल रिसर्च में। लुकिंग एट दी कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट किसमें होता है? ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में होता है। और एम टू डिस्क्राइब फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, तो ये सर्वे में होता है। वैसे ऑब्वियस है, पॉपुलेशन ज़्यादा सर्वे से रिलेटेड होता है। एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मीडिया रिपोर्ट, तो ये कंटेंट एनालिसिस हो गया। जब भी मीडिया रिपोर्ट और न्यूज़पेपर को हम एनालिसिस करते हैं तो उसे कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। हिंदी में भी क्षेत्र अवलोकन, ये अनुभाविक शोध, कार्यकरण के संबंधों में प्रभाव को देखना, तो ये अपना व्याख्यात्मक शोध, बड़ी आबादी के बारे में देखना, सर्वे, समाचार पत्र के बारे में, तो अंतवस्तु विश्लेषण। इंडिया चेंजिंग विलेज, ये तो पता ही होगा आपको, एस सी दुबे। राजस्थान विलेज, ये राजस्थान से रिलेटेड हमेशा अपने ये बी आर चौहान है। रिमेंबर्ड विलेज, ये तो एम एन श्रीनिवासन हो गया। विलेज इंडिया, ये मैकेमेरिट। इनका ध्यान रखना, ये बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, चेंजिंग विलेज, विलेज इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज। तो इंडिया चेंजिंग विलेज फिर से कर लो इसको। इंडिया चेंजिंग विलेज किसका है? एस सी दुबे। राजस्थान विलेज, राजस्थान के बारे में बी आर चौहान। रिमेंबर्ड विलेज, ये एम एन शिवानी। विलेज इंडिया, मैकेमेरिट। एम कास्टल, तो इनका तो यही है, नेटवर्क वेटवर्क से रिलेटेड होते हैं ये। और फूको, एम फूका, तो ये पनॉप्टिकल सर्वाइलेंस से रिलेटेड है। सी लेविस्टॉस, ये बाइनरी पोजीशन से होते हैं। एंथनी गिडिंस, ये प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। इसका रिवीजन कर लें, फिर से हिंदी में भी देख लीजिए। एम कास्टल, ये नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं। एम फूको किससे रिलेटेड होते हैं? ये सर्वाइलेंस करते रहते हैं। पनॉप्टिकल्स लेविस्टॉस क्या करते हैं? ये बाइनरी अपोजिशन के बारे में बात करते रहते हैं। और एंथनी गिडिंस, ये प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं। लैंगिकता। के गफ का रिलेशन है थलीकेतु कलेयनम, ठीक है। फिर टी नोंगवारी, ये मैट्री इनी इन मालवार, मालवार रीजन है ना इंडिया में, वहाँ से रिलेशन है। पी कापलन इंटरसेक्शनलिटी। लीला दुबे, सीड एंड अर्थ, ये लीला दुबे का हो गया। फिर एक बार और देख लें हिंदी में। के गफ किससे रिलेटेड है? के गफ है ताली केतु कल्याणम। टी नागवी, ये किससे रिलेटेड है? मालाबार मातृवंशी, मालवार में मातृवंशी से रिलेटेड है। पी कपलान, ये अंत लैंगिकता। लीला दुबे, ये बीज और धरती। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन का सीक्वेंस ऑर्डर में क्या है इसके बारे में? तो पहले ई आएगा, पहले साइंस से काम होता था, फिर एज ऑफ स्पीच आया, फिर
एज ऑफ राइटिंग आया, फिर एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आया, फिर उसका एज ऑफ इंफॉर्मेशन अब चल रहा है। तो ये ध्यान रखें, ये इसी तरीके से हिंदी में देख लें। निम्नलिखित को मानव संचार के विकास में अनुक्रम में लगाएं। तो पहले संकेत युग आया था, फिर उसके बाद वाक युग आया था, फिर लेखन युग आया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक युग आया था, फिर सूचना युग आया था। टालकट पाषाण हैज गिवन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सोशल सिस्टम। तो फॉलोइंग फंक्शन इन सोशल सिस्टम, तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है बताना है। तो इसमें पहले एडेप्टेशन होता है, फिर इसके बाद गोल अटेनमेंट होता है, फिर इसके बाद इंटीग्रेटिव फंक्शन होता है, फिर लेटेंसी होता है। वैसे भी पता ही होगा, एजिल मॉडल है उनका, ठीक है ना। चलो इसको एजिल, इसको ध्यान रखें, एजिल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ए, फिर गोल, फिर इंटीग्रेटिव, फिर रिलेशनशिप। इस सीक्वेंस को, एजिल को याद रखें, निमोनिक को कभी नहीं भूलेंगे। इसमें भी वही हिंदी में कर लेना। ये अनुकूलन कार्य, टालकर पाषाण ने सामाजिक प्रणाली में निम्नलिखित कार्य बताया है, तो वो है अनुकूलन कार्य, फिर उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति, फिर उसके बाद समाकलनात्मक कार्य, फिर अंतर्हित कार्य। सामाजिक प्रणाली में आता है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ योगेंद्र सिंह बुक, यानी योगेंद्र सिंह के जो था बुक, उनके क्रोनोलॉजिकल, ये तो भाई रटना पड़ेगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, बस वो आपको अपने जहन में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, फिर आया था, पहले मॉडर्नाइजेशन आया था किसका, इंडियन ट्रेडिशन का, फिर उस पर ऐसे लिखा उन्होंने, ऐसे ऑफ ऑन इंडिया, ये तरीका बता रहा हूँ, वैसे नहीं है, वैसे कनेक्ट कर लीजिए। ऐसे के बाद फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज आया, फिर कल्चर चेंज इन इंडिया आया, फिर आइडियोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ इंडियन सोशल, मतलब आइडियोलॉजी लास्ट में आई। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन ये पहले आया, फिर उस पर ऐसे आया, ऐसे के बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आया, फिर कल्चर चेंज इन इंडिया आया, फिर लास्ट में आइडियोलॉजी का आया। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लीजिए। योगेंद्र सिंह की पुस्तक में सही कार्यक्रम क्या है, तो मॉडर्न इंडियन ट्रेडिशन, तो फिर एसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन, पहले मॉडर्नाइजेशन इंडियन ट्रेडिशन, फिर से एसेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फिर उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन सोशल चेंज आएगा, और कल्चर, फिर इसके बाद कल्चर चेंज होगा, कल्चर चेंज के बाद आइडियोलॉजी एंड थ्योरी, ये तो लास्ट में ही आएगा। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए। ध्यान रखें कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो पेपर को जरूर रिवाइज करें बार बार। गिव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ किनशिप थ्योरी गिवन बिलो, तो इसमें सबसे पहले आएगा डिसेंट, किसका हमें क्रोनोलॉजिकल किनशिप थ्योरीज का लेना है, तो पहले डिसेंट आएगा, फिर उसका स्ट्रक्चर आएगा फंक्शनलिस्ट, फिर उसके बाद अलायंस आएगा, फिर कल्चर आएगा। तो ध्यान रखा, पहले डिसेंट आएगा, डिसेंट के बाद स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर के बाद अलायंस होगा, अलायंस के बाद कल्चर होगा। निम्नलिखित नातेदारी सिद्धांतों में सही कालक्रम, तो सबसे पहले वंशक्रम होगा, वंशक्रम, फिर उसकी संरचना बनेगी, फिर उसकी संबंध बनेंगे, फिर संस्कृति आएगी, लास्ट में संस्कृति आएगी। वो भी वैसे ऑब्वियस है, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में डाल लें तो याद हो जाएगा। Which of the following is correct sequence of evolution of marriage according to the L.H. Morgan, तो इसको भी सीक्वेंस में डालना है, किस सीक्वेंस में लगाना है, इवोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो पहले कंसेक्वेंस आया, फिर ग्रुप मैरिज आया, फिर शिंडेशमियन आया, फिर मोनोगेमी आया। पैट्रियार्कल नहीं है एल.एच. मॉर्गन के अकॉर्डिंग। एल.एच. मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में विवाह के क्रम के विकास को सही क्रम कौन सा है, तो समृद्ध
समूह विवाह, सिंडेस्मियन, एक विवाह प्रथा। ये प्रदर्शनात्मक नहीं है इसमें, एलएच मॉडर्न के अकॉर्डिंग। अरेंज दी वर्क, जीएस पीरियड क्रोनोलॉजिकल, इसमें भी क्रोनोलॉजी बताना है। तो पहले टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन, गोरा एंड शरण। फिर उसके बाद महादेव कॉलेज, वैसे भी ब्राह्मण थे तो पहले ब्राह्मण का याद रख लें, फिर महादेव की भक्ति करते थे। ऐसे करके कुछ भी दिमाग में डाल के कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सोशल टेंशन को देखा इन इंडिया। फिर उन्होंने रिलीजियस पे, फिर रिलीजन पे उन्होंने काम किया, रिलीजियस कॉन्शियसनेस पे। फिर लास्ट में फिर इंडियन साधु पे आए थे वो। इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, कैसे भी न कैसे अपने माइंड में डाल सकते हैं। जीएस गुर्रे की रचनाओं को कालक्रमानुसार लगाएं। तो पता ही होगा आपको, ब्राह्मणिकल अभी बताई था, गोत्र एंड चारण। ठीक है, फिर महादेव कॉलेज आ गया। फिर उसके बाद सोशल टेंशन पे काम किया, रिलीजन पे काम किया, फिर इंडियन साधु लास्ट में। इसको थोड़ा सा दिमाग में एक बार मेमोराइज करेंगे तो हो जाएगा। अरेंज दी फॉलोइंग सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द स्कीम गिवन इन मर्टन, गिवन बाय मर्टन। स्कीम कौन कौन सी उनकी, वो भी सीक्वेंस में बताना है। तो पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट, फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्व फैक्ट। पहले फैक्ट देगा, फिर उसका एनालिसिस किया, फिर कंसेप्चुलाइज किया, फिर जनरलाइज किया, फिर थ्योरी बुल्ड हो गई। हिंदी में भी देख लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित को मर्टन द्वारा दी गई स्कीम के क्रमानुसार लगाइए। तो सबसे पहले तथ्यों का अवलोकन, फिर प्रेक्षित तथ्यों का विश्लेषण करना होता है, फिर अवधारणा करनी होती है, फिर सामान्यीकरण करना होता है, फिर सिद्धांत का निर्माण होता है आर्किमर्टन के द्वारा। फाइंड द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये तो पता ही होगा 1952। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नए पंचायती राज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन विलेज पंचायत। इसी तरीके से इसका भी देख लें पहले। वैसे भी इनमें से आपको दो भी पता चल जाएंगे ना, तो भी कर सकते हैं। देखो ये पता ही आपको, समुदाय विकास कार्यक्रम 1952, पंचायती राज, तो ये पता है DA है। फिर ये तो लास्ट बाद में आते हैं, समेकित विकास कार्यक्रम, फिर ग्राम पंचायत सीटों का आरक्षण। दो भी पता है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Arrange the following cities according to their ranking in cleanliness given by Ministry of Urban Development on the basis of Cleanliness Index 2017। ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये देख लेना, पता ही होगा वैसे तो। पहले इंदौर, फिर भोपाल, फिर विशाखापट्टनम और फिर सूरत। इंदौर तो अभी भी है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में सूचकांक के आधार पर दी गई स्वच्छता श्रेणी में निम्नलिखित नगरों को लगाइए। तो फिर इंदौर, भोपाल और फिर विशाखापट्टनम, फिर सूरत। अब वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, करंट वाला तो दूसरा ही आएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो उसका सीक्वेंस देखना है डेमोग्राफिक का। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी होती है, मतलब ज़्यादा जन्मते हैं ज़्यादा ही मरते हैं। फिर उसके बाद हाई फर्टिलिटी, लो मोर्टेलिटी हो जाती है, मतलब पॉपुलेशन, मतलब जन्म ज़्यादा लेते हैं कम मरते हैं। फिर उसके बाद लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसको इसमें भी यही है। सबसे पहले होता है उच्च प्रजननता, उच्च मृत्युता, फिर उच्च प्रजननता और फिर कम मृत्युता, फिर निम्न प्रजननता और निम्न मृत्युता। यहाँ निम्न होना चाहिए, यहाँ पे वो लिखा नहीं है। रीजन असर्शन आ गया।
assertion में दिया है prevailing mode of development through industrialization and obsession with infinite growth has impaired ecosystem. Obsession with growth with limit has overstrained the natural resources ways. तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी मोड ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और ऑब्सेशन है किसका, इनफाइनाइट ग्रोथ का, तो यह हमारे रिसोर्सेज पर बहुत दबाव डाल रहा है। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी। यानी औद्योगिकरण की असीम वृद्धि की मनोवृत्ति के जरिए विकास का प्रचलन विधि ने पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर कर दिया है। क्यों? असीमित वृद्धि ने मनोवृत्ति ने प्राकृतिक संसाधन के आधार पर अधिक काम में ले लिया गया, उसका रिसोर्सेज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया है। फिर से है असर्शन, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च कैन बी मेंटेन टू सम एक्सटेंट। Reason, objectivity gives the account of external world as it exists independently of our conception, but social world cannot be observed from outside. तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि assertion भी सही है और उसका रीजन भी सही है। समाज विज्ञान शोध में वास्तुपरकता कुछ हद तक अनुरक्षण किया जा सकता है। वास्तुपरकता हमारी अवधारणाओं में जैसे कि वे स्वतंत्र रूप से विद्वान होती हैं, बाह्य समाज एक्सटर्नल वर्ल्ड का विवरण प्रदान करती हैं, किंतु मानवीय समाज का केवल बाहर से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। बाहर से हम नहीं कर सकते उसका अवलोकन। इसका ये आंसर है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रेड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल इंडियंस, ये सही है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड ऑल सिटीजन्स of India social, economic and political justice, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। प्रीएम्बल नहीं, फ्रेटर्निटी का इसमें कंसेप्ट ही नहीं है। देखो इसमें तो अलग ही चीज़ बोल रहा है, लेकिन है दोनों। संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के बीच भाईचारे का प्रसार हो, ये तो सही है। सही भाईचारे की बात करते हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाती है, ये भी सही है, पर उसको उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ना उसका रीज़न है वो। फिर से टू मर्टन मिडल रेंज थ्योरी इज कंसर्न विद लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा, सही है। इन सोशियोलॉजिकल वर्क ऑफ फ्यू पास्ट डिकेड्स देयर हैज़ बीन मच लेस कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल एम्ब्रेसिंग थ्योरीज, हाँ ये तो है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन ये इसको कनेक्ट नहीं, मिडिल रेंज थ्योरी को नहीं कनेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए आर करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मर्टन मध्य स्तरीय सिद्धांत आंकड़ों डाटा की सीमित रेंज की संबंधित है, सही है। पिछले कुछ दशकों सामाजिक शास्त्रीय कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई है, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका आंसर इज ए एंड आर बोथ दोनों सही हैं, लेकिन ए आर ए का सही व्याख्या नहीं है। फिर सेक्शन इन सोशियोलॉजी वी यूज मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। इन नेचुरल साइंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉजल कनेक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट, बट सच एक्सपेरिमेंट आर इम्पॉसिबल इन सोशल साइंस, ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पर हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है एक्सपेरिमेंट मेथड में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादातर कंपैरेटिव स्टडी का ही हम यूज़ करते हैं। तो ए एंड आर टू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सही है इसका आंसर। नीचे दो कथन है, पहला अभिकथन और दूसरा तर्क। तो समाजशास्त्र में हम आवर्तित परीक्षण विधि तथा तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, सही। प्राकृतिक विज्ञान में कारणात्मक संबंध की स्थापना परीक्षण द्वारा सुगम बनाई जाती है, किंतु समाज विज्ञान में इस प्रकार की परीक्षण असंभव है, ठीक है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया था वही है। तो ए आर दोनों सही हैं, आर इज ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हम लैब में करते हैं, जिसमें हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ये फॉलोइंग पैसेज आपको पढ़ना है। ऑल्दो इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, इट हैज़, अब इसको कैसे करना होता है पैसेज को, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इन विच सेंसस ईयर डेटा ऑन स्लम वाज कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, तो इसमें देखो कहाँ पर दिया गया है। और रीड, हमेशा पैसेज को पढ़ना, जल्दी करने का यही तरीका है कि रीड बिटवीन दी लाइन्स करो। तो इंडिया है, और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करो। ऑल्दो इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन population in the world, it has large size of slum population till 2001 census data
ऑन स्लम वाज नॉट अवेलेबल। तो आ गया ना। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन विच सेंस ये डेटा ऑन स्लम वाज कलेक्टेड फर्स्ट टाइम तो 2001। ऐसे सेकंड हाउ मैं पहले क्वेश्चन से करो, हाउ मैनी टाउन एंड सिटी वर सर्वेड एंड रिपोर्टेड हैविंग स्लम पॉपुलेशन इज इन 2001। कितने टाउन एंड सिटी सर्वे हुए थे रिपोर्टिंग हैविंग स्लम पॉपुलेशन इन 2001। तो ये बी 743 या 64, इसको चेक भी कर लेते हैं कितना था कब 2001 में। तो 2001 में हमारा रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया slum population first time in India in 2001, that too only 743 town and city, only 640 town and city are reported having any survey of 5161 town in India in 2001। तो ये आ गया ना। बी एंड डी 743 और 640 ये है ना, 640 ठीक है। फिर उसके बाद 143 कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टाउन सिटी हैविंग स्लम पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाउन सिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, यानी कि परसेंटेज ऑफ टाउन एंड सिटी हैविंग स्लम पॉपुलेशन। तो इसमें ऊपर चलते हैं 2001 में हम देखना है परसेंटेज। तो ये देखो ओनली 640 टाउन एंड सिटीज वर रिपोर्टेड हैविंग एनी स्लम आउट ऑफ टोटल 5161 टाउन इन इंडिया 2001। तो इसमें डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो यही आ जाएगा फिर, यानी 640 डिवाइड बाई 5161 इंटू 100 तो इक्वल टू आएगा 1.3%। आप चेक भी कर सकते हैं। In how many towns city slum were founded in 2011 census? In how many towns city slum were founded in 2011 census? 2011 में कितने टाउन से मिला था हमें? तो 2011 का पूछा है ना। 2011 में 2011 है in 2011 census data on slum collected from 4041 cities and town and only 2540 reported having any slum। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। हिंदी में वही है। What was the slum population according to the Pranav Sen committee? Pranav Sen committee constituted planning commission in 2010। ये आया था कमेटी। Established slum population of 93 million। ठीक है, ये अंडरलाइन भी कर देता हूँ। प्रणव सेन कमेटी 2011-10 और 93 मिलियन। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। ये अभी हिंदी में दिया गया है तो हिंदी में वही पहले क्वेश्चन पढ़ो। मलिन बस्ती में संबंधी आंकड़ों सर्वप्रथम किस गणना वर्ष में एकत्रित किए गए थे मलिन बस्तियों का? तो कब आंकड़े लिए गए थे? तो तथा मलिन बस्तियों में संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारत में सर्वप्रथम 2001 में देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या गणना कराई गई। तो ये हो गया ना। हिंदी वालों के लिए मैंने ये सोच रहा हूँ दोनों के लिए ले, जिनको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से देख लें। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा जनगणना 2001 के अनुसार नगरों शहरों के कुल संख्या में मरीन बस्तियों की संख्या कितनी है? तो वही 2000 का पूछा 1 में। तो देखो
कितनी थी? 2001 में कुल 516 नगरों केवल 640 शहरों में मलिन बस्ती होने की सूचना दी। ठीक है, तो 640 वाले 5161 जैसे मैंने ऊपर डाला। ठीक है, 640 डिवाइड बाई 5161 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। दो हजार 11 कितने नगरों शहरों में मलिन बस्तियाँ पाई गई हैं, तो वो भी देखो इसमें दिया गया है, फटाफट से कर लेते हैं। 2011 की जनगणना 4041 शहरों में कितने होगा 2542 की मलिन बस्ती होने की सूचना थी। ठीक है, ये भी हो गया। ये हो गया ना 2542। फिर उसके बाद नवसैन समिति के अनुसार मलिन बस्तियों की कुल जनसंख्या क्या थी? तो 930 लाख। ठीक है, तो ऊपर देख लीजिए। प्रणव सेन 2010 में प्रणव सेन की समिति ने मलिन बस्तियों की रहने की संख्या 930 लाख होने की आकलन किया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। अब ऐसे ये पैसेज है इन फील्ड ऑफ ह्यूमन साइंस। अब ये क्वेश्चन पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन ह्यूमन साइंस रिजल्ट फ्रॉम interdisciplinary collaboration sometimes involves interdisciplinary collaboration it may sometimes lead to common adaptation of common method। ठीक है, ये है इसमें। A difficulty in analytical integration are due to social science non-linear of science। इसी के बाद फिर what is a common tendency among some social science? Reduce explanation of diverse social phenomena। यानी कि between the decreasing increasing uncontrolled in some of the social science there is a marked tendency to reduce explanation of diverse social phenomena in single perspective available to that science। ठीक है, in some of the social science, तो ये यहाँ से आ गया। social imperialism is associated with their reductionism is often pejoratively dubbed as social imperialism। ये इंग्लिश वाला हो गया। अब हिंदी वाला। मानव विज्ञान के अंतर विषय शोध की आवश्यकता का परिणाम हो सकता है। ये दे रखा है ना, मानव विज्ञान के क्षेत्र में अंतर विषय शोध दो अंतर से। ठीक है, अंतर विषय सरकार प्राप्त क्या समावेश करता है? एक समान विधियों को अपनाया जा सकता है। विश्लेषणात्मक समाकलन की कठिनाइयाँ। देखो, विश्लेषण समाकलन काव्य मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। विश्लेषण समाकलन काव्य के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। प्राकृतिक विज्ञान के विपरीत सामान्य विज्ञान में घटती समानता और बढ़ती जटिलता के बीच विज्ञान का कोई रेखीय क्रम नहीं होता है। तो यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 114 समाज विज्ञान की सामान्यता क्या प्रवृत्ति है? इसका देखो यहाँ दिया है। समाज विज्ञानों में विविध सामाजिक प्रघटनाओं की व्याख्या को घटाकर उस विज्ञान के विशिष्ट एकल परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की स्पष्ट प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन था ना।
समाज विज्ञान की सामान्यतः की क्या प्रवृत्ति है? विभिन्न प्रगटनाओं के व्याख्याओं में एक परिप्रेक्ष्य में सीमित करना। विभिन्न सामाजिक प्रगटनाओं को घटाकर उस विज्ञान के लिए विशिष्ट एकल परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की स्पष्ट प्रवृत्ति है। ठीक है, वही सेंस निकल रहा है ना। उसका समाज शास्त्रीय साम्राज्यवाद किससे जुड़ा है? तो ये तो यहाँ दिया गया है। इसके इस अपचयवाद को बहुधा अवमान सूचक रूप में समाजशास्त्रीय समाजवाद का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। तो ये पूरा पेपर हो गया है, और आपको जो को भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो उसको अलग से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, उस कंसेप्ट को, उस टॉपिक को। बाकी तो ये रिवीजन के लिए है, जिससे कि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए अंत समय में, और आप अच्छे से पेपर देख के आएँ। ओके देन, थैंक यू।